आपने बताया कि कंडेंसर वो है जहां पर स्टीम को कन्वर्ट किया जाता है। इज इट यस क्लियर? सर, यस सर, गुड कूलिंग मॉर्निंग वाटर सर। के थ्रू सर। तो यहाँ पर आपके पास जो कंडेंसर चीज है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक तरह की स्टीम को या वाटर की स्टीम को, किसी भी तरह का आपके पास कंडेंसर से अगर हम सिंपल वर्ड की मीनिंग पे जाते हैं तो कंडेंसर आर दोज डिवाइसेस, बेसिकली दे आर एक्चुअली क्या है, अगर हम हीट एंड मास ट्रांसफर जो सब्जेक्ट होता है उसके रिस्पेक्ट में बात करें तो इट इज अ व्हाट। बेटा वीडियो मत चलाओ, तुम लोग का डाटा ज्यादा बर्बाद होगा ठीक है, और तुम लोग को बाकी क्लास भी करनी है। सुधीर अपना वीडियो ऑफ रखो, तुम लोग का डाटा बचेगा ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कंडेंसर के लिए, तो कंडेंसर आर दोज डिवाइसेस और हीट एक्सचेंजर विच एक्चुअली used to take heat away from या take latent heat away from one fluid and transfer it to other medium. other medium में भी gaseous हो सकता है या फिर liquidous हो सकता है अब ये कन्वर्जन जो अपन कंडेंसर आगे पढ़ेंगे, तो ये कंडेंसर हमारे बहुत टाइप में हमें मिलेंगे, जिसके अंदर ये डायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट एटसेट्रा में मिलेंगे। तो बेसिकली कंडेंसर आर डिवाइसेस which extract the latent heat of condensation, or we can say the heat which is used by water or liquid to convert into gaseous form, that is absorbed by the condenser and convert it into what? Convert it into that convert into कोई नहीं है and convert into liquidous phase again. Then further इसका एक एक्सटेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, that is cooling tower. तो कूलिंग टावर जो डिवाइसेस हैं, कूलिंग टावर वो डिवाइसेस हैं जो कि कंडेंसर का स्पेशल फॉर्म है, जो हम यूज करते हैं स्टीम पावर प्लांट में। कहाँ पर? स्टीम पावर प्लांट। तो बेसिकली ये स्टीम पावर प्लांट में यूज होती है। इसके अलावा भी स्टीम कूलिंग टावर हमारे बहुत सारे एप्लीकेशन में रूम हीटिंग कूलिंग के अंदर भी यूज होते हैं, और वहां पर भी इनका पर्पस कंडेंसेशन ही होता है पर मेजॉरिटी यूज जो हमारे सिलेबस के हिसाब से में पढ़ना है वो कूलिंग टावर में पढ़ना है। लाइक अगर आपने देखा है हमारे भोपाल में डीबी सिटी है या अदर जो मॉल्स हैं, वहाँ पे कूलिंग के लिए जो सिस्टम लगाया गया है उनके साथ एक अलग से कूलिंग टावर यूनिट भी माउंट करी गई है उनकी बिल्डिंग के बाहर या रूफ के ऊपर जिसका उद्देश्य क्या होता है, जो एयर सर्कुलेशन इनके रूम्स में और वेंटिलेशन के लिए पूरे मॉल में इस्तेमाल हो रहा है, वो एयर जब गर्म होकर वापस बाहर जाती है तो उसको वापस ठंडा करके उसे रीयूज किया जाता है, कूलेंट को ठंडा गर्म करने के लिए वहां पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कूलिंग टावर नॉट नेसेसरली कि सिर्फ हम इसे यूज कर रहे हैं हमारे पावर प्लांट में, दे आर यूजिंग समवेयर एल्स आल्सो, अदर एप्लीकेशंस भी हैं, पर हमें जो मेजर पढ़ना है कंडेंसर और कूलिंग टावर किस रिस्पेक्ट में पढ़ना है, स्टीम पावर प्लांट। तो यहाँ पर हमने जो सिंपल सा फिगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये हमने स्पेसिफिकली कंडेंसर प्लांट, स्टीम कंडेंसर प्लांट को दिखाने के लिए लगाया। दिस इज योर स्टीम बॉयलर फ्रॉम वेयर वी प्रोड्यूस स्टीम। अब जब ये स्टीम मूव करके गया टरबाइन में, तो टरबाइन में एक्सपैंड होकर इसने यहाँ पे क्या दे दिया, पावर दे दिया हमको, ये पावर इसने प्रोड्यूस कर दिया। बट यहाँ से अब जो स्टीम निकली ये स्टिल मॉइस्चर कैरी कर दिया। हम ये बोल सकते हैं अगर यहाँ पे ड्राई स्टीम हमने भेजा था, इस कंडीशन में हमने स्टीम कौन सी भेजी थी, टरबाइन में ड्राई भेजी थी, बट जब वो बाहर निकलती है तो वो लिटिल बिट वेट हो जाती है ठीक है, पर हमें उसे कंप्लीटली वेट करने की या लिक्विडियस करने की आवश्यकता होती है। तो पहला क्वेश्चन उठता है, सर हम क्यों ना इसी वाटर को या जो यहाँ से निकली है वापस बॉयलर में भेज दें? क्या हम भेज सकते हैं? क्या हम भेज सकते हैं? आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। अगर मैंने जो स्टीम से जो आउटलेट निकला है, जो स्टीम आउटलेट निकला है फ्रॉम मेरे टरबाइन से, इफ आई डायरेक्टली सेंड इट टू बॉयलर विदाउट कंडेंसर, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते, और करेंगे तो क्या दिक्कत जाएगी? दिस इज योर बॉयलर, स्टीम यहाँ प्रोड्यूस करी, स्टीम को हमने टरबाइन पे एक्सपेंड करवा के बिजली पैदा कर ली, वॉकर ले लिया। अब हमने यहाँ से जो स्टीम एक्सट्रैक्ट होकर कंडेंसर पे जा रही है, हमने इसे कंडेंसर पे नहीं भेजा, हमने बोला नो, इट्स नॉट गो टू कंडेंसर नाउ,
हम इसे डायरेक्टली कहाँ सेंड कर दे रहे हैं, हमारे बॉयलर में। बॉयलर में बीच में इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर वगैरह सारी चीजों की जरूरत नहीं होगी, वैसे ही काफी गर्म होगी ये। यस सर। तो इसे भेजते क्यों नहीं है? ज्यादा हीट सर जनरेट होगा इसलिए। नहीं, गलत जवाब। आपको मैंने एक टर्म बताया था बेटा, स्पेसिफिक वॉल्यूम बताया था। यस सर। ठीक है, तो क्या होता है जब ये स्टीम, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है लिक्विड का, जो लिक्विड होता है इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है लो, और जो गैस होती है इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है हाई। तो अगर मेरे को कोई इक्विपमेंट बनाना है जो लिक्विड हैंडल कर रहा है, तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर सेम अमाउंट, मेरे पास 1 लीटर, मैंने क्या बोला, मेरे पास 1 लीटर वाटर है और या फिर 1 लीटर स्टीम है, दोनों का मैंने क्वांटिटी, मतलब 1 लीटर वाटर को मैंने स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर मैं इसके स्पेसिफिक वॉल्यूम के ऊपर जाऊंगा, तो जो मैं इसे 1 kg बोलना चाहिए लीटर की जगह मास के टर्म में, तो 1 kg वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम आपके पास निकल आएगा 1 मीटर क्यूब पर केजी के हिसाब से निकल। वहीं जो आपका स्टीम का निकल के आएगा ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये अराउंड 1.5 के या 1.7 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब क्या होता है कि अगर मेरे को वाटर को हैंडल करने के लिए पंप यूज करना है तो उसका साइज छोटा होगा, वहीं स्टीम के लिए जो पंप यूज करना होगा उसका साइज बड़ा होगा, और उसके लिए पावर कंजप्शन, उसे चलाने के लिए वो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप लगा है इसका साइज छोटा, क्योंकि यहाँ से जो स्टीम आएगी वो अपनी प्रेशर पूरा खर्च कर चुकी है पावर में कन्वर्ट करने में। तो अब वो लो प्रेशर पे तो रहेगी पर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और लिक्विड रीजन में नहीं रहेगी, पानी और भाप दोनों मिले रहेंगे। तो यहाँ भेजोगे तो तुम्हें एक बड़ा पंप लगाना पड़ेगा जिसका खर्चा ज्यादा होगा, और क्योंकि हीट वैल्यू भी ज्यादा है तो उसका डिजाइन भी महंगा पड़ेगा टू हैंडल दिस दोज हीट अमाउंट। तो हम क्या काम करते हैं कि हम इन दोनों चीज से बचने की जगह हम प्रेफर करते हैं कि हम उसे लिक्विडियस फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में भेजें। तो वी इंस्टॉल्ड अ कंडेंसर यूनिट, हम एक कंडेंसर यूनिट यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। अब जो ये कंडेंसर यूनिट रहता है बेटा, ये कंडेंसर यूनिट क्या काम करता है आपके स्टीम को कन्वर्ट कर देता है किसमें, जो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करता है। तो अब यहाँ पर जो अपन ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर के अंदर आप ध्यान से देखिए जो आपको पार्ट दिए हुए हैं, मैं आपको इसमें मार्किंग कर देता हूँ कि कौन कौन सा पार्ट मेरे कंडेंसर पावर प्लांट या कंडेंसर प्लांट का हिस्सा है। आपका कंडेंसर प्लांट का पहला हिस्सा ये कंडेंसर, दूसरा हिस्सा जो कंडेंसर में आपका कूलिंग टावर तक जाना है उससे पहले ये है, दैट इज एयर एक्सट्रैक्शन पंप। तीसरा हिस्सा कंडेंसर हैंडलिंग पंप जो कि लो प्रेशर क्रिएट करने में मदद करता है टरबाइन के एंड पे। जब यहाँ पंप चालू होता है तो इस जगह पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, इस लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से आपके स्टीम ज्यादा एक्सपेंड कर पाती है। तो यहाँ पर जो कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप है इसके दो काम है, कंडेंसर को खींचना, कंडेंसेट को, उसको एयर जो उसका मिक्सचर है उसको अपनी तरफ खींचना, और यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट करना। तो कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप लगा होने से, इसलिए बोलते हैं इसे एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ कंडेंसर यूनिट। तो इस कंडेंसर के अंदर अगर लो प्रेशर होगा तो आपकी स्टीम को रैंकाइन साइकिल के अंदर ज्यादा एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा एडियाबेटिकली। जितना वो एक्सपेंड करेगा उतना ज्यादा वर्क डन बढ़ेगा, तो इसलिए कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपका एक कंडक्शन एक्सट्रैक्शन पंप हो गया। चौथे नंबर पे आपका जो आता है दैट इज कूलिंग टावर, जिसके अंदर जो ठंडा करने के लिए, कंडेंसर को ठंडा करने के लिए जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको वापस से ठंडा किया जाता है। और लास्ट जो आपका पांचवा पार्ट है जो कि वाटर सर्कुलेशन पंप है वापस कंडेंसर यूनिट के साथ। और ये मेकअप वाटर पंप है, इट इज ऑक्सिलरी या फिर बोलना चाहिए एडिशनल है, इसको हम अलग से गिनते नहीं, अगर गिने भी तो छठवें नंबर का पार्ट होगा। दैट इज एक्सटर्नल पार्ट एक्चुअली टू द सिस्टम। तो आपका जो ओवरऑल कंडेंसर सिस्टम है किसी पावर प्लांट के लिए, जो मैंने ये आपको दिख रहा है एन सर्किल कर दिया है मैंने, कंप्लीट कवर कर लिया। ये जो आपका हिस्सा है ये क्या कहलाता है, कंडेंसर प्लांट, स्टीम कंडेंसर प्लांट, इट इज नोन एज स्टीम कंडेंसर प्लांट। तो अगर आपसे कोई कंडेंसर के बारे में पूछता है तो आपको इन सारी चीजों को हल्का फुल्का एक्सप्लेन करना है। इन सब के बाद हमारा जो मेजर कंसंट्रेशन रहेगा दो चीजों के ऊपर रहेगा, पहला ये आपका कंडेंसर और दूसरा ये कूलिंग टावर।
यहाँ पे आपको सुविधा के लिए बता दूं व्हाट इज द यूज ऑफ एयर एक्सट्रैक्शन पंप। ये जो हमारा एयर एक्सट्रैक्शन पंप लगा हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है कंडेंसर पे, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लगभग सभी जगह पे हमें लगा मिलेगा जितने भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? तो क्या होता है जब स्टीम यहाँ से चलकर आती है कंडेंसर के अंदर, कंडेंसर के अंदर बहुत सारे पोर्शंस होते हैं जहां से एयर लीक हो सकती है। क्या होता है? एयर लीक होती है। इट इज नॉट 100% इंसुलेटेड। कंडेंसर कभी भी 100% इंसुलेटेड नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर लगभग 20% के आसपास एयर बाहर से आ जाती है। अब एयर बाहर से कैसे आती है? तो जब यहाँ से स्टीम आती है तो प्रेशर क्योंकि कन्वर्ट हो चुका होता है ब्लेड को घुमाने के लिए काइनेटिक एनर्जी में, इसमें काइनेटिक एनर्जी में, या अदर वर्ड्स वेलोसिटी में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो स्टीम यहाँ से बाहर निकलती है कंफर्टेबली, उसकी वेलोसिटी हाई होती है, और कंडेंसर क्योंकि लो प्रेशर पे लगा होता है तो लगातार प्रेशर एनर्जी जो बची कुची भी है वो वेलोसिटी में कन्वर्ट होती है। तो जो स्टीम यहाँ पर आती है, अब वो क्या होता है, ये मेरा बगल में मैं बना रहा हूँ कंडेंसर यूनिट है, और यहाँ से हाई प्रेशर पे वेलोसिटी पे अगर कुछ आ रहा है, तो आप लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े होगे, जब लगातार वहां से ट्रेन आपके बगल से निकलती तो आपको क्या फील होता है कि ट्रेन आपको अपनी तरफ खींच रही है। फील होता है? होता है ना। जब ट्रेन हमारे सामने से निकल के जाता है और रुकता नहीं है प्लेटफॉर्म पे, तो क्या फील होता है कि वो हमारे पास से होते हुए जा रहा है या हमें अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। सेम थिंग हैपेंड, दैट ड्रॉट इज फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो सेम थिंग हैपेंड हियर आल्सो। व्हाट हैपेंड, जब यहाँ पर हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ फ्लूइड कंडेंसर में आता है तो आजू बाजू की एयर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर है वो कंडेंसर के अंदर घुस के चली जाती है। तो उसे निकालने के लिए हम एक बाहर आइडर रेसिप्रोकेटिंग और या फिर हमारा सेंट्रीफ्यूगल एक एयर एक्सट्रैक्शन पंप निकालते हैं, जो कि स्टीम में से जो एयर लीक होके आई है अलग अलग हिस्सों में, कुछ एयर लीक हो जाती है आपका यहीं पर पावर प्लांट मतलब बॉयलर के ऊपर ही, कुछ एयर इंटर कर जाती है टरबाइन के ऊपर, और मेजॉरिटी आपकी कंडेंसर में, तो उसको हम यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो रहेगी तो वी हैव टू वर्क अगेंस्ट दैट पार्ट ऑफ एयर ऑल्सो। हम चाहते हैं सिर्फ हम पानी को ठंडा करें, एयर से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा वर्कलोड बढ़ जाएगा हमारे कंडेंसर के ऊपर। ठीक है, तो अब ये कंडेंसर में एक यूनिट लगा दिया एयर एक्सट्रैक्शन यूनिट। अब कंडेंसर के अंदर ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा रब करता चलता हूँ। कंडेंसर को आप ध्यान से देखिए कि जो अपना कंडेंसर है इसके अंदर डायरेक्ट या फिजिकल कांटेक्ट वाला पार्ट आपको नजर नहीं आ रहा है कि कोई सा भी फिजिकल कांटेक्ट वाला पार्ट है, जो कि जो स्टीम आ रही है टरबाइन से, स्टीम यहाँ टरबाइन से आई हमारे पास नीचे और इस बॉक्स में गई, इस सर्कल में गई और इसके बाद बाहर आ गई नीचे। पर इसको ठंडा करने के लिए आप देख रहे हैं कूलिंग टावर से वाटर का सर्कुलेशन नजर आ रहा है, ये कॉइल नजर आ रही है जो कि आपका वाटर सर्कुलेशन को डिफाइन कर रही है कि कूलिंग टावर से पानी आ रहा है ठंडा, यहाँ से वापस से गर्म हो रहा है, वापस कूलिंग टावर में जाके ठंडा हो रहा है, फिर रिसर्कुलेट कर रहा है। अब ये गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टीम को ठंडा करने के चक्कर में गर्म, और जो भी स्टीम कंडेंसर में ठंडी हो रही है वो हॉट वेल में जाके वाटर के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। इसको हम रीपंप कर देंगे बॉयलर सेक्शन में। कैसे करेंगे? क्या इकोनोमाइजर का फंडामेंटल रहेगा वो सारी चीजें अब हमारी खत्म होगी जो हमने स्टीम बॉयलर के अंदर पढ़ी। बट अब यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो हम क्या देखेंगे, वो हमारा मेजर पार्ट आ गया कि हमने स्टीम को भेजा कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस था। इस हीट एक्सचेंजर डिवाइस ने हमारी हीट को, जो कि कूलिंग टावर से कूल्ड वाटर सर्कुलेट करके इस हीट को एब्जॉर्ब किया और वापस कूलिंग टावर को भेजा टू एक्सट्रैक्ट एन एटमॉस्फेयर, और रिमेनिंग पार्ट जो कि आपका कन्वर्ट हो गया है वाटर में, आपके स्टीम जो कि हमको टरबाइन से मिली थी उसको हमने हॉट वेल में भेज दिया। दैट इज द बेसिक वर्किंग ऑफ कंडेंसर इन पावर प्लांट। नेक्स्ट मैं अभी डिस्कस कर ही चुका हूं आपसे जो पार्ट थे। सबसे पहला पार्ट है कंडेंसर, दूसरा पार्ट है आपका कंडेंसेट पंप। इट्स द पंप व्हिच रिमूव द कंडेंसेट स्टीम फ्रॉम द कंडेंसर टू हॉट वेल। ये नीचे हॉट वेल में ट्रांसफर कर रहा होता है। इज इट क्लियर? Next आपका hot well is the sump between the condenser and the boiler which receives the condensate pumped by the condensate pump. Then the boiler feed pump, actually it's not a part of condenser system, यहाँ पे explain करा है, जो कि boiler को वापस पानी भेज रहा है।
Now air extraction pump, the pump which extract or remove the air from condenser. Cooling tower हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. Tower which used to cool the water which discharge from the condenser. Then the cooling water pump is the pump which circulates the cooling water through the condenser. All these things I had explained on the diagram. Now the basic classification of condenser. We have two major classification. First is jet condenser and second one is surface condenser. Definition पढ़ देता हूँ आपके लिए. The exhaust steam and water come in the direct contact with each other and the temperature of condenser is the same as that of cooling water leaving the condenser. The cooling water is usually sprayed into the exhaust steam to cause rapid condense. अब ये बेसिकली इतनी डेफिनेशन समझने की जगह पे आप इतना समझ लीजिए, ये मेरा चैम्बर था कंडेंसर का, ठीक है. यहाँ से स्टीम आ रहा था और दूसरे तरफ से ये मेरी स्टीम आ रही थी, स्टीम प्लस आपका मॉइस्चर, ये हमारा टरबाइन से आ रहा है. कहाँ से? टरबाइन से. और दूसरी तरफ से आपके पास कूलिंग वाटर स्प्रे हो रहा है. वाटर, कूल वाटर, ये किस फॉर्म में जाएगा? स्प्रे फॉर्म में जाएगा बेसिकली. तो यहाँ पर ये दोनों डायरेक्टली मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे में, दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं. तो जेट कंडेंसर्स आर दोज कंडेंसर इन व्हिच both fluid, hot fluid and cold fluid both are comes in contact, और जो एक्सट्रैक्शन होगा वो इन दोनों का मिक्सचर बाहर निकलेगा. जो एक्सट्रैक्शन होगा वो दोनों का मिक्सचर बाहर निकलेगा. तो ये व्यवस्था हम यूज करते हैं जबकि हमारे पास पानी अबंडेंस में हो. इतना पानी है कि हमें पानी बर्बादी की कोई दिक्कत ही नहीं जाती. तो हम लगातार, मान लीजिए आपका पावर प्लांट किसी नदी के किनारे लगा हुआ है, नदी से रेगुलर ठंडा पानी लेंगे और इसको बॉयलर के अंदर भेजेंगे, सॉरी कंडेंसर में भेजेंगे. जो स्टीम आएगी वो ठंडी होगी और ये पानी को हम वापस नदी में छोड़ देंगे. तो आउटलेट जो यहाँ पे रहेगा उसके अंदर स्टीम का टेम्परेचर और मतलब कंडेंसेट का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर जो आउटलेट पे दोनों बराबर हो जाए. इसमें कमी है, इसके अंदर हम क्लोज सिस्टम नहीं बना सकते. मतलब अब मैं इस पानी को डायरेक्ट बॉयलर को नहीं भेज सकता. मतलब आप इसको बॉयलर को नहीं भेजें क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि आपका कूलिंग वाटर मिक्स हो रहा है. अगर कूलिंग वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज हुई, स्केल्स फॉर्मेशन के एलिमेंट्स हुए, सल्फेट्स वगैरह रहा, तो वो वापस से स्केल फॉर्मेशन करेगा, बॉयलर डैमेज करेगा, ठीक है, पाइप डैमेज करेगा, टरबाइन को डैमेज करेगा. तो हर बार हमारे पास अच्छी क्वालिटी का वाटर अगर अवेलेबल होता है तब हम इस तरह के सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, जिसमें हम ओपन सिस्टम रखते हैं कि हमने ये रिवर से पानी लिया, बॉयलर में गया, ये मेरा बॉयलर था, बॉयलर से टरबाइन में गया, टरबाइन से कंडेंसर में भेजा और कंडेंसर से डिस्चार्ज कर दिया बाहर. अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है जेट कंडेंसर्स के अंदर, ये रिवर्स में या कैनाल्स में या डैम्स में थर्मल पॉल्यूशन फैलाता है. कौन सा पॉल्यूशन? थर्मल पॉल्यूशन फैलाता है. व्हाट इज थर्मल पॉल्यूशन? आपकी कोई रिवर जहां से बह रही है, जहां पर आप ये पानी भेजेंगे, वेल ऑब्वियस है उसका टेम्परेचर मोर देन 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा. तो जब ये 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर उस रिवर में, कैनल में जाके मिलता है, तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है, क्योंकि नेचुरल इकोसिस्टम इंडिया के अंदर भी देख लें अगर मैं जनरल, तो रिवर का टेम्परेचर जो रहेगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के आसपास रहेगा. अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आपका 35 डिग्री सेल्सियस है तो आपके रिवर का टेम्परेचर होगा अराउंड 25 to 30 डिग्री सेल्सियस. अब जब आपने 70 डिग्री का पानी जहाँ पे छोड़ा, तो जिस हिस्से में आप पानी डालेंगे वहाँ पे लगातार हीट एडिशन होती जाएगी और उस एरिया का रेगुलर टेम्परेचर बढ़ता रहेगा. तो ये 1 से 1.5 किलोमीटर का जो एरिया होगा रिवर का, जहाँ पे वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, वहाँ पे पॉल्यूशन फैलेगा, क्योंकि पानी ही है. तो मेजर पॉल्यूशन जो फैलेगा थर्मल पॉल्यूशन फैलेगा. और दूसरा, इसके अंदर ऑयल एलिमेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि हम टरबाइन्स पे, अलग अलग पार्ट्स पे ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर कूलिंग एज वेल एज फॉर सीलिंग पर्पस. वो भी आपका इसके साथ मिक्स होकर पानी को पॉल्यूट करेगा. पर मेजर पॉल्यूशन का हिस्सा क्या होगा? थर्मल पॉल्यूशन. तो पानी का टेम्परेचर जहाँ 20-25 डिग्री होना चाहिए वो 70 डिग्री के आसपास वहाँ पे आएगा. तो मिक्स होने के बाद वो टेम्परेचर अराउंड वाटर का 40-45 डिग्री पहुँच जाएगा, जो कि वहाँ के इकोसिस्टम को, वाटर इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा. पर स्पीड इसकी हाईएस्ट होती है, रिजल्ट जल्दी से कंडेंसेशन प्रोसेस होती है. छोटे प्लांट्स में
और अबेंडेंस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी के केस में से यूज किया जाता है। और फ्रेश वाटर गुड क्वालिटी वाटर हमारे पास अवेलेबल है या हमें रिसाइकिल करने की आवश्यकता नहीं, तब हम इसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली बोला जाए छोटे प्लांट में यूज होता है, बड़े में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। दूसरा है सरफेस कंडेंसर। इसके अंदर द एग्जॉस्ट स्टीम एंड वाटर डू नॉट कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब कूलिंग वाटर अब कांटेक्ट में नहीं आता। जैसा मैंने फिगर आपको दिखाया था ये वाला, इसमें क्या नजर आ रहा था, एक आपका स्टीम आ रही है एक तरफ से और दूसरी तरफ से आपका कूलिंग वाटर, तो ये बीच में कॉइल थी, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था। ये आपका किस कंडीशन में आता है, सरफेस कंडेंसर। तो जो कंडेंसर कॉइल का सरफेस है, सरफेस कंडेंसर क्यों बोलते हैं, ये मेरे कंडेंसर कॉइल है जिसमें से पानी बहते हुए जा रहा है, वाटर यहाँ से इनलेट कर रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसके ऊपर से ये स्टीम बहते हुए जाएगी, ऊपर से बह रही है, तो किसके सरफेस से हीट ट्रांसफर हो रही है, कॉइल के सरफेस पे हीट ट्रांसफर हो रही है, इसलिए से क्या बोलते हैं, सरफेस कंडेंसर। ठीक है, तो इस तरह के कंडेंसर सभी बड़े पावर प्लांट्स में यूज करते हैं, मेजॉरिटी यूज इसी तरह के कंडेंसर्स का होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर ही फर्दर कि जेट और सरफेस कंडेंसर्स के टाइप क्या क्या होते हैं। जेट कंडेंसर आपके 3 तरह के आते हैं, पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, इजेक्टर फ्लो। अपन डिस्कस करेंगे। पैरेलल फ्लो मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, काउंटर फ्लो एक तरफ से स्टीम आ रही है, दूसरी तरफ से वाटर स्प्रे आ रहा है, इजेक्टर फ्लो इसके अंदर इजेक्टर डिवाइस यूज करी जाती है। फिर आपका सरफेस कंडेंसर में डाउन फ्लो नीचे की तरफ आने वाला, ऊपर से वाटर जो है नीचे की तरफ आएगा। सेंट्रल फ्लो आपका सेंटर की तरफ पूरा की पूरा स्टीम फ्लो करेगी और सेकंड एंड से बाहर निकलेगी। इन्वर्टेड फ्लो रिवर्स डायरेक्शन के लिए, रीजनरेटिव फ्लो रीसर्कुलेट करता है सिस्टम में। इवोपरेटिव जो सबसे ज्यादा यूज करा जाने वाला है, यही कॉन्सेप्ट कूलिंग टावर में यूज होता है। सबसे पहले हम जेट कंडेंसर की बात कर लेते हैं। तो जेट कंडेंसर में हमारा सबसे पहला है बेटा पैरेलल फ्लो टाइप जेट कंडेंसर। ओके, पैरेलल फ्लो टाइप जेट कंडेंसर। तो यहाँ पर आपका ये जो हेक्सागोनल यूनिट दिख रही, दिस इज एक्चुअली कंडेंसर यूनिट, दीज आर ऑक्सिलरी पार्ट जो कि इसके साथ अटैच्ड है। तो यहाँ पर एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम टरबाइन, ये कहाँ से आ रही है, टरबाइन से आ रही है। यहाँ पे जो स्टीम आ रही है आपके पास, ये टरबाइन से आई एग्जॉस्ट स्टीम और उसको हम इस चैम्बर में भेज देते हैं। और जब ये इस चैम्बर को पूरी तरीके से स्टीम कवर करती है तो सेकंड एंड से हमारा ये पानी जो है आप देख रहे हैं स्प्रे हो रहा है। और यहाँ पर एक प्लेट लगा दी, बैफल प्लेट, जो कि डायरेक्ट स्टीम की नीचे वाले हिस्से में एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करता है। ये बैफल प्लेट्स में बहुत सारे होल्स होते हैं जिससे स्टीम नीचे जा सकती है। हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी थोड़ी देर से, हमारी स्टीम नीचे जा सकती है, बट क्योंकि प्लेट लगी हुई है हमने डायरेक्ट नहीं जाने दिया। यहाँ पे होल्स रहते हैं या प्लेट्स में पोर्शंस बने रहते हैं। बैफल प्लेट्स का एक्चुअली जो अगर मैं डिजाइन बनाऊं तो कुछ इस तरीके से रहता है, ये सीरीज लगी रहती है आगे तक खींच के। तो एक प्लेट से टकराया, दूसरी प्लेट से टकराया, फिर कहीं जाके रास्ता मिलता है इसमें, जैसे झरने के जैसा। पहली प्लेट मिली, फिर यहाँ से थोड़ा लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर हुआ, तो स्टेप बाय स्टेप नीचे जाता है। यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंपल प्लेट बना दी है। एक और तरीका होता है छन्नी टाइप से बनाते हैं जो ओवरऑल फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो जब यहाँ से आपका स्टीम आता है और पानी स्प्रे होता है तो दोनों आपस में मिलते हैं और जो स्टीम है वो अपना कंडेंस, अपनी हीट पानी को दे देती है। पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है स्प्रे वाटर का, और आपका ओवरऑल नीचे हॉट वाटर जो कि कंडेंसेट आपका कन्वर्ट हो चुका है वाटर में, हॉट वाटर यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है लोअर पोर्शन। एक लेवल आने के बाद ये कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप की मदद से हॉट वेल में ट्रांसफर कर देते हैं। हॉट वेल से कूलिंग पॉन्ड में ट्रांसफर करते हैं, वो भी ओवरफ्लो की कंडीशन में। अदरवाइज कूलिंग पॉन्ड से जो वाटर यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है वो ये वाला नहीं रहता, वो टरबाइन के लिए रहता है। अब ये कूलिंग पॉन्ड में पानी जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसके वजह कोल्ड वाटर वापस जो जा रहा है, कोल्ड वाटर वापस रिसर्कुलेशन में बार बार चलता जाएगा। अब जो ये हॉट वेल में पानी इकट्ठा हुआ है, इसको हम क्या काम कर देते हैं, वापस इकोनोमाइजर के थ्रू बॉयलर में भेजते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये कहाँ जाएगा, इकोनोमाइजर में जाएगा। पर ये आइडियल सिचुएशन में इकोनोमाइजर में जाने की बात हो रही है, पर एक्चुअल सिचुएशन में ये वाटर वापस आपका कूलिंग पॉन्ड या फिर रिवर सप्लाई में ही भेजा जाता है। इसके अंदर
जेट के अंदर हॉट वेल जैसी व्यवस्था बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि हम इस वाटर का रीयूज नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका पैरेलल फ्लो। पैरेलल फ्लो क्यों? क्योंकि पानी आपका स्टीम भी ऊपर से आ रहा है और स्प्रे भी ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो दोनों के लिए एक ही साइड है, इसलिए से बोलते हैं पैरेलल फ्लो टाइप हीट कंडेंसर। नाउ काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो के अंदर ये ऊपर वाला जो यूनिट लगा है ये एयर एक्सट्रैक्शन पंप की तरफ जा रहा है, जो कि एयर एक्सट्रैक्ट करेगा। स्टीम भारी होती है इसलिए इस रीजन में नहीं जाएगी। ये कूलिंग वाटर का स्प्रे हो रहा है, ये जो स्प्रे हो रहा है ये कूलिंग वाटर का हो रहा है। और यहाँ पर एग्जॉस्ट स्टीम जो आ रही है, अभी कूलिंग वाटर जो है ऊपर वाले हिस्से में दो चैम्बर बना दिए गए, ये वाला चैम्बर और ये वाला चैम्बर, चारों तरफ से स्प्रे हो रहा है नीचे की तरफ। अब क्योंकि स्टीम को हम नीचे से, यहाँ पे डायरेक्शन जो दिया हुआ है, अब आपकी जो एग्जॉस्ट स्टीम है यहाँ से अंदर आती है। अब स्टीम का बेसिक नेचर क्या होगा? ऊपर की तरफ मूव करना, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में। अब वाटर स्प्रे, वाटर स्प्रे क्या हो रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। ये वाला वाटर स्प्रे भी आप देख रहे हो नीचे की तरफ जा रहा है, पर स्टीम जो यहाँ से आएगी वो कहाँ जाना चाहती है? ऊपर जाना चाहती है। लास्ट वाले फिगर में देखिए स्टीम का एंट्री कहाँ से था? ऊपर से था, और पानी का एंट्री साइड से था। यहाँ पर अब भी पानी का एंट्री साइड से करके ऊपर से नीचे की तरफ ही है, क्योंकि तो लिक्विड में है, नीचे की तरफ ही जाना चाहेगा। पर जो स्टीम का हमने पोजीशन कर दिया है, स्टीम हमारी जा रही है साइडवर्ड डायरेक्शन से, ये नीचे से जा रही है। तो नेचुरल फ्लो ऑफ स्टीम ऊपर की तरफ हो। और एयर सक्शन पंप भी हमने इसीलिए लगाया है जो कि स्टीम को ऊपर की तरफ खींचे। पर स्टीम जब ऊपर की तरफ आएगी और वो वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो दैट विल गेट कंडेंस, और हैवी होने के कारण वो ऊपर हवा के साथ नहीं जाएगी। सिर्फ यहाँ पर भी बैफल प्लेट्स रहती हैं इस तरह से लगी, क्योंकि पानी को यहाँ पे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देंगी अगर स्टीम ऊपर भी उठ रहा है। सिर्फ एयर ही बाहर निकलेगा और स्टीम धीरे से नीचे टपकते हुए आपका वाटर में कन्वर्ट होते हुए लिक्विड नीचे आ जाएगा, जिससे लिक्विड एक्सट्रैक्शन पंप या कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप है वापस हॉट वेल में दे देंगे और इस पानी को हम बॉयलर में भेज सकते हैं। अगेन हम इसे बॉयलर में भेजेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मिक्स हो रहा है, इम्प्योरिटीज रहती हैं। छोटे के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, वही चीज रहेगी। लास्ट जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा कूलिंग पॉन्ड में, एंड अगेन सर्किल आपका बार बार चलता ही रहेगा इसी तरीके से। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए, हम टर्म यूज कर रहे हैं बार बार कूलिंग पॉन्ड। तो कूलिंग पॉन्ड जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक कूलिंग टावर में कन्वर्ट हो जाए। कूलिंग पॉन्ड हमारा एक्चुअली रिवर साइड होता है कि हम रिवर के अंदर पूरा पानी छोड़ देते हैं और हमें कोई मतलब नहीं रहता और हमारे पास ठंडा पानी अबंडेंस में अवेलेबल है। फिर इसके अंदर भी फर्दर आते हैं जो आपके जेट कंडेंसर है काउंटर फ्लो में। इसमें दो टाइप आ जाते हैं फर्दर, लो लेवल जेट कंडेंसर एंड हाई लेवल जेट कंडेंसर। तो लो लेवल जेट कंडेंसर जो रहते हैं, जो हमने फिगर दिखाया है, वो दैट इज द एग्जांपल ऑफ लो लेवल जेट कंडेंसर। The condenser and the water mixture sent to the hot well by means of an extraction pump and air is removed by air extraction provided the top of the condenser। इसके अंदर हमें एडिशनल सिस्टम की जरूरत पड़ती है, इसकी हाइट भी कम होती है। जब हाई लेवल जेट कंडेंसर की बात करते हैं, इसको हम बैरोमेट्रिक कंडेंसर भी बोलते हैं। इसके अंदर जो पूरा वर्क होता है वो हाइट की वजह से और नेचुरली करने की कोशिश करी जाती है। इसकी हाइट अबाउट 10 मीटर प्लस में होती है, ठीक है। लगभग डिजाइन सेम ही रहेगी, हाइट ज्यादा रहती है, एयर एक्सट्रैक्शन पंप अलग से नहीं होगा। नाउ फाइनली आपके पास जो है दैट इज इजेक्टर कंडेंसर। दिस इज योर इजेक्टर कंडेंसर। इस इजेक्टर कंडेंसर के अंदर आपका पानी ऊपर की तरफ से आ रहा है और ये जो छोटे छोटे आपको यहाँ पे हिस्से दिख रहे हैं, एक्चुअली ये ट्रंकेटेड कोन है जो कि पानी को डायरेक्ट करते जा रहे हैं। हर बार आपका पानी जो आएगा वो इस तरीके से सरफेस के ऊपर फॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब जो स्टीम आ रही है वो यहाँ पर पूरे चैम्बर में भरी रहती है। इस चैम्बर को आपकी स्टीम चारों तरफ से कवर कर लेगी। तब जो पानी आता है, जैसे इस वाले हिस्से में स्टीम भरा हुआ है, ऊपर से आपने पानी भेजा, उसने इस स्टीम के कांटेक्ट में आया, थोड़ा सा पानी साइड में स्प्लैश हुआ और स्टीम को कन्वर्ट करा। और लगातार लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है तो इसकी तरफ, क्योंकि वाटर तो तेजी से आता है, तो अपने अंदर में लो प्रेशर एरिया ये क्रिएट करके रखते हैं वाटर ड्रॉपलेट और स्टीम को अंदर की तरफ खींचते हैं इस तरीके से। जब ये स्टीम को अंदर की तरफ खींचते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी के अंदर वो या लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। फाइनली जब ये बाहर निकलती तो ये सेक्शन भी आप क्या देख रहे हैं, डाइवर्जिंग सेक्शन। डाइवर्जिंग सेक्शन होने से यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर जो होता है
वो बढ़ जाता है। आपने डाइवर्जिंग सेक्शन जो पढ़े होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, जब हम इसमें मूव करेंगे तो यहाँ पर अगर आपका A1 V1 वेलोसिटी लगाऊं तो यहाँ पर आपकी हो जाती है A2 V2, जो कि आपका क्या होगा, V2 इज लेस देन V1। तो जब आपका वेलोसिटी कम हो रहा है तो आपका सीधा सा फंडा क्या होगा, ये प्रेशर हेड को बढ़ा देगा। तो सेकंड हिस्सा डाइवर्जिंग रखते हैं जिससे प्रेशर आपका बढ़ जाता है, क्योंकि ऊपरी हिस्से पे लो प्रेशर है, नीचे हाई प्रेशर है, तो स्टीम तेजी से नीचे की तरफ मूव नहीं कर पाती क्योंकि प्रेशर तो उसे ऊपर धक्का मारता है। तो जब ही वो नीचे मूव कर पाएगी जब वो लिक्विडाइड हो जाएगी, तो एज अ रिजल्ट मिक्सिंग यहाँ पर प्रॉपर हो पाती है और फाइनली वो नीचे निकल जाता है। दैट इज योर